मैं शारदा थानवी आज अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी कंपलसरी की बुक आरोह कई में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद। मैं अपने इस वीडियो में आपको इस कविता की व्याख्या बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊंगी और इनके साथ साथ में भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय के बारे में भी मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। हम प्रारंभ करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। तो बच्चों, इनका जन्म हुआ सन 1913 में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने लिखी हैं वो है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। इनको जो सम्मान मिले हैं उनमें है साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत भी किया गया इनको। इनकी मृत्यु हुई सन 20 फरवरी सन 1985 को नरसिंहपुर में उनका देहावसान हो गया। जो इनकी कविताएं हैं उनमें दैनिक जीवन के सुख दुख व्यक्त हुए हैं। वे सरल सहज स्वभाव के गंभीर व्यक्तित्व के कवि थे। देखिए, हम इनका जीवन परिचय प्रारंभ करते हैं। मैंने इनकी अभी तक आपको बताया है मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में। अब हम जो इन्होंने लिखा है उसका सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण से उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम श्रृंगारिता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कविता संकलित है घर की याद, इसमें घर के मर्म का उद्घाटन है। घर का जो वर्णन बहुत भावुक दृष्टि से किया गया है। कवि जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिनको जेल जाना पड़ा, कारावास जाना पड़ा, उस दौरान उनको जब घर की याद आती है, उसका उस दौर से घर के विस्थापन की जो पीड़ा सालती है कवि को, उसका उन्होंने अत्यंत मार्मिक उद्घाटन अपनी कविता में किया है। तो हम प्रारंभ करते हैं बच्चों इनकी कविता घर की याद। चलिए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं कविता घर की याद की व्याख्या। देखिए, पहला जो इसके अंदर पद है या कह दें हम इसका जो छंद है वो देखिए। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। प्रथम जो है इसका अंतरा, उसकी व्याख्या करवा रही हूँ। कवि जेल के अंदर जब कारावास के अंदर बंद है तो कभी बाहर जो वर्षा हो रही है उसको देख करके कहता है आज बरसात हो रही है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो नई कविता है उसके अंदर बच्चों हमेशा भावों को पकड़ के चलना पड़ता है। अगर आपने भाव पकड़ लिए तो अब आप कविता की व्याख्या बहुत आराम से कर पाएंगे। तो देखिए, इसके अंदर कवि जब जेल में बंद है तो उसको अपने घर की याद आ रही है। उसका उस वक्त का, उस समय का वर्णन कवि कर रहा है। कवि कहता है आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। तो जेल के अंदर जब कवि बंद है तो बाहर की हो रही वर्षा को देख करके कहता है कि आज बरसात हो रही है, पानी बहुत तेजी से गिर रहा है और पानी लगातार यानी कि बरसात रात भर से हो रही है, प्राण मन गिरता रहा है। इस बरसात को देख करके मुझे ऐसे वातावरण में मेरा मन और मेरा प्राण घर की याद में घिर रहे हैं, मतलब मुझे घर की याद बहुत आ रही है। आगे वाले अंतरे में देखिए, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है।
घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बहुत पानी गिर रहा है, कवि कहता है बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बरसात हो रही है, घर नजर में तिर रहा है। ऐसी बरसात के वातावरण में मुझे मेरे घर की याद आ रही है, यानी कि मेरे घर के सामने नजर में तैर रहा है। कौन तैर रहा है? घर तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि मैं आज जेल में बंद हूँ और घर मेरा अलग है, मुझसे बहुत दूर है, उसकी आज मुझे याद आ रही है। घर खुशी का पूर है जो, पूर का मतलब यहाँ पर भंडार है। भंडार, जो खुशी का घर मेरा कैसा है, जिसमें मुझे जाकर के अत्यंत खुशी मिलती है, परंतु आज मुझे दुर्भाग्य से आज वह मुझसे दूर हो गया है। आगे का अंतरा देखिए। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। आगे कवि कहता है, देखिए मेरे घर में, कवि कहता है कि मेरे घर में 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, ठीक है। तो कवि कहता है कि मेरे घर के घर में 4 भाई, मेरे घर में 4 भाई हैं, मायके में बहन आई है इस आशा के साथ में कि मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरे पिता के घर जाकर के मैं अपने भाई और बहनों से मिल करके आऊंगी। बहन आई बाप के घर, बहन अपने पिता के घर आई है अपने पिता से, भाई बहनों से मिलने के लिए। हाय रे परिताप के घर, किंतु मुझे ना पाकर के वह अत्यंत दुखी हो गई है, उसे यह घर दुख का घर प्रतीत होता है। घर के घर में सब जुड़े हैं। अब आगे कवि कहता है कि मेरे घर के सब सदस्यों में, मेरे भाई बहनों में अत्यधिक प्रगाढ़ संबंध है, बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से लगाव है। सब के सब इतने कब जुड़े हैं और इतने अत्यंत भावनाओं से, बहुत अधिक घनिष्ठ प्रेम से जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, कवि आगे कहता है मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, और भुजा के समान चारों भाई एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, भुजा भाई मतलब भुजा के समान सारे के सारे भाई एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं, मुसीबत में काम आने वाले हैं और कर्मशील एवं बलिष्ठ हैं। और चारों बहनें स्नेह का भंडार हैं। प्यार बहनें और चारों बहनें क्या हैं? स्नेह का भंडार हैं। आगे का अंतरा देखिए। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। आगे कवि कहता है कि कवि वर्णन करते हुए कहता है मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है। मेरी माँ कैसी है? बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है। दुख में वह गढ़ी मेरी, और वह मेरे दुख में डूबी हुई है, क्योंकि आज मैं कारावास में बंद हूँ तो उसे मेरा जो मेरे से अलग होने का दुख मुझे बहुत सता रहा है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, क्योंकि मैं अन्य भाई बहनों की तरह उसके पास नहीं होकर के मैं कारावास में कैद हूँ, इस कारण से माँ मेरे दुख में अत्यंत दुखी है। मेरी माँ ममता से इतनी परिपूरित है। माँ की जिसकी गोद में सिर, माँ की गोद ऐसी होती है बच्चों जिसके गोद में सिर रख करके बच्चा क्या हो जाता है? अपने दुखों से दूर हो जाता है। तो वही उसकी माँ की, कवि अपनी माँ की गोद को याद करके कहता है कि एक बार अगर उसकी गोद में अपना सिर रख लूं तो फिर मुझे कोई दुख कहने मात्र के लिए भी मेरे पास में आकर के खड़ा नहीं हो सकता। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है कि मेरी माँ की गोद तो ऐसी है, अगर मैंने उसके गोद में सिर रख लिया तो मेरे सामने दुख भी खड़ा नहीं हो सकता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। माँ की मेरी स्नेह धारा इतनी ज्यादा है, मैं अपनी माँ का इतना स्नेह पात्र हूँ कि उसका स्नेह मुझे यहाँ तक अनुभव होता है। मैं जेल के कारावास में भी, मतलब जेल में भी, कारावास में भी मैं उसके स्नेह को अनुभव कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता, वो अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन यदि वो पढ़ी लिखी होती, उसे लिखना आता, तो उसका पत्र मेरी कुशलता के लिए, मुझे जानने के लिए, मेरी कुशलता के बारे में जानने के लिए उसका पत्र मेरे पास में जेल में भी आ जाता। अब कवि आगे अपने पिता का वर्णन करते हुए कहता है पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब अपने पिता का वृद्धावस्था को उसका बखान करते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा, मेरे पिताजी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, एक क्षण भी नहीं व्यापा, लेकिन फिर भी वे मन से बूढ़े नहीं हुए हैं। तन से जरूर बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वे मन से बूढ़े नहीं हुए हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी दौड़ लगा लेते हैं, उनके हृदय में युवापन का जोश और उत्साह समाया हुआ है। वो शरीर से, उनका शरीर भी इतना स्वस्थ है कि वे युवकों की तरह दौड़ भी लगा सकते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी
बच्चों की तरह खिलखिला करके हंसते भी हैं। मौत के आगे ना हिचकें, जिनको मौत से बिल्कुल भी भय नहीं है, जो मौत से भी नहीं डरते, शेर के आगे ना बिचकें। और उनकी स्थिति यह है कि वो शेर से भी मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते, यानी कि किसी भी मुसीबत के आगे वो डरते नहीं है। बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज में आज भी बादल की गर्जन की तरह आवाज लहराती हुई प्रतीत होती है। काम में झंझाल रसता, और जब वे काम में जुट जाते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। झंझा होती है बिजली, ठीक है, झंझा कहते हैं आंधी तूफान में जो बिजली चमकती है उसको कहते हैं झंझावात। तो काम में झंझा लरसता, जब काम में जुट जाते हैं तो उनके शरीर में ऐसी स्फूर्ति देखने को मिलती है जैसी कि आंधी तूफान में स्फूर्ति और गति आ जाती है, उसी तरीके से उनके शरीर में भी इतनी ही स्फूर्ति आती हुई प्रतीत होती है। आगे के अंतरे में देखिए, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कवि कहता है कि बरसात के वातावरण में घर की याद में डूबकर कवि सोचने लग जाता है कि आज भी मेरे पिताजी नित्य नियम के आधार पर गीता का अध्ययन करके उठे होंगे। आज गीता पाठ करके पिताजी की जो रोजाना का नित्य कर्म वो बता रहे हैं कि जब मेरे पिताजी गीता का पाठ करके अध्ययन करके उठे होंगे दंड 260 करके, और उन्होंने अपने दंड मतलब 260 दंड लगाई होंगी, जो नित्य व्यायाम किया होगा, खूब मुदगर हिला करके, इसके बाद व्यायाम करने की दृष्टि से मुदगर घुमाया होगा। मुदगर व्यायाम करने हेतु एक लकड़ी का बना बच्चों एक उपकरण होता है जिसको हाथों से हिला हिला करके व्यायाम किया जाता है। मूठ उनकी मिला लेकर के, और दोनों मुदगरों की मूठों को मिला करके, अर्थात उन्हें नियत स्थान पर रख करके वे ऊपर से नीचे आए होंगे। मूठ उनकी मिला लेकर के, मूठ होता है मुदगर का हत्था, हत्थे को कहते हैं, मुदगर के हत्थे को बोलते हैं मूठ। तो उन दोनों मुदगर की मूठों को मिला करके उन्होंने जब रख दिया होगा, उनको खड़ा करके वो जब नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे, जब वो नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, तब उनकी आंखों में अवश्य ही आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उन्हें मेरी याद आई होगी, अर्थात उस समय उनको मेरी याद आई होगी। हाय पानी गिर रहा है, और वे मुझे अपने पास ना पाकर के अत्यंत व्याकुल भी हो गए होंगे। नैन जल से छाए होंगे, जब उन्होंने मेरे को अपने पास नहीं देखा होगा तब उनके नैनों में, उनकी आंखों में जल भरा आया होगा। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कवि कहता है इस समय बरसात हो रही है और मेरी आंखों में मेरा घर और सभी सदस्य तिर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं, और उनकी याद आ रही है। अगला अंतरा देखिए, चार भाई चार बहनें बुझा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। तो यहाँ पर कवि अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए ही कह रहा है, कवि कहता है कि मेरे घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। ये पहले भी पंक्ति आई है, उसका वापस कवि ने उसको वापस एक तारतम्य बनाने के लिए वापस उसको रिपीट किया है बच्चों। 4 बहनें, कवि कहता है कि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। बुझा भाई प्यार बहनें, एक दूसरे की भुजा के रूप में भाई विद्यमान है। भुजा क्या होती है? संबल प्रदान करने वाली, एक सहारा प्रदान करने वाली, मुसीबत में काम आने वाली। तो मेरे भाई ऐसे हैं जो सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं। प्यार बहनें ऐसी हैं जो हमेशा स्नेह का, प्यार का भंडार के रूप में हमेशा हम लोगों के साथ में खड़ी रहती हैं। खेलते या खड़े होंगे, वो चारों बहन भाई आपस में या तो खेल रहे होंगे अथवा खड़े होंगे। नजर उनको पड़े होंगे, तो वे सब मेरे पिताजी को दिखाई पड़े होंगे, सब के सब मेरे पिताजी की नजर में आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जिनको वास्तव में वृद्धावस्था शरीर से तो आ चुकी है, लेकिन वो आज तक मन से कभी बूढ़े नहीं हुए हैं, कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, एक क्षण भी नहीं व्यापा, उनके शरीर पर एक भी क्षण मतलब बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है, वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। रो पड़े होंगे बराबर, जब उन्होंने मुझे अपने सामने नहीं देखा होगा, अपने बच्चों में मतलब भाई और बहनों में जब मुझे नहीं देखा होगा, तो वो मेरी व्यथा में रो पड़े होंगे। पांचवें का नाम लेकर के, मेरे नाम लेकर के वो उनका धैर्य टूट गया होगा और वे रो पड़े होंगे, मेरी परेशानियों को याद करके रोने लगे होंगे। अगला अंतरा देखिए,
पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रही हैं, प्यार में बहते रही हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनके हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। इस दोनों अंतरे की व्याख्या देखिए। कवि पिता के प्यार का स्मरण करके सोचने लगता है, पांचवा मैं हूँ अभागा। कवि अपने पिता का स्मरण करते हुए सोचता है कि मैं अपने पिता का पांचवा अभागा पुत्र हूँ, अत्यंत अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। पिताजी ने अपने बच्चों को, सारे बच्चों को सोना माना है, लेकिन उसके ऊपर सुहागा, सुहागा मतलब उन सब के साथ में मुझे सुहागा यानी कि मुझे उन सब में श्रेष्ठ माना है। अब वो मुझे अपने चारों भाई के लिए सोना है तो मैं उनके लिए सुहागा हूँ। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी ने हमेशा ये कहा है कि मेरा सबसे श्रेष्ठ बेटा ये है, तुम सोने के समान हो तो ये सोने पे सुहागा है, और उन्होंने निरंतर मुझे अपना प्यार दिया है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनके हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके जो स्वर्ण के समान, सोने के समान बेटे हैं, आज उनको बेटे भी छोटे तुच्छ प्रतीत होते हैं। हेटे मतलब छोटे या तुच्छ, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि वो मुझे श्रेष्ठ समझते थे, उनके ऊपर सुहागा समझते थे, यानी कि उनसे उन सभी से श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन मैं आज भाग्यहीन देश की खातिर कारागार में बंद हुआ बैठा हूँ। अगला अंतरा देखिए। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। और माँ ने पिताजी को समझाया होगा। कवि कल्पना करते हुए संवाद की, किसकी, माँ और पिता के संवाद की कल्पना करते हुए कि वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए, माँ और पिताजी बातचीत कर रहे होंगे और मेरे बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो माँ कह रही होगी, पिताजी को समझा रही होगी। माँ ने कहा होगा, जब पिता को मेरी याद में व्यथित देखा होगा तो माँ ने कहा होगा पिताजी को, दुख कितना बड़ा होगा, कि पिताजी को मेरी जब याद आई होगी, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, तो पिताजी को देख करके माँ ने मेरे ना होने का दुख अनुभव करते हुए कहा होगा कि आपकी आंखों में पानी क्यों भराया। दुख कितना बड़ा होगा, उसको कितना ज्यादा दुख होगा जब वो आपको व्यथित देखेगा। आंख में किस लिए पानी, आपकी आंखों में पानी किस लिए बह रहा है, वहां अच्छा है भवानी, भवानी वहां पर अच्छी तरीके से होगा, अच्छी तरह होगा, उसकी आप चिंता मत करिए। भवानी कवि का नाम है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है घर की याद, तो भवानी यहाँ पर कवि का नाम है। कवि ने अपने नाम का उल्लेख करते हुए कहा है, माँ ने मेरा नाम लेते हुए कहा होगा कि वहां अच्छा है भवानी, आप उसकी चिंता मत करिए। वह तुम्हारा मन समझ करके, वह आपकी बात समझ करके और आपसे अपने मन का आपसे अपनेपन का भाव दर्शाते हुए जेल गया है। आपने ही उसको ये सीख दी थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, तो वह तुम्हारा मन समझ करके, क्योंकि बच्चे ने आपका मन को समझा है और आपके अपनेपन को भी समझा है, और इसीलिए उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। गया है सो ठीक ही है, अब गया है सो ठीक है। इसको परिस्थिति को समझ करके, उसको समझ करके आप चिंता मत करिए, यह तुम्हारी लीक ही है, क्योंकि आपने ही उसको ये लीक दी है, जीवन की एक ऐसी सीख दी है जिसके ऊपर बच्चा चल रहा है। इसलिए आपको अधीर होते हुए रोना नहीं है और किसी भी तरीके से अपने धैर्य को खोना नहीं है। तो इस तरीके का ढाढ़स माँ ने मेरे पिताजी को बंधाया होगा। आगे कवि कहता है, देखिए, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब कवि कहता है, माँ की व्यथा को देखते हुए, माँ की जो माँ बोल रही है अपने पिता को, मतलब अपने पिता को क्या, अपने पति को जो कह रही है उसके बारे में ही, संवाद के बारे में ही कवि कहता है कि माँ कहती है कि यदि अपने इस संघर्ष से, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से, यदि वह अपने को पीछे हटा लेता तो इससे मेरी कोख लज्जित हो जाती। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, यदि वह अपनी जो आगे बढ़ते कदमों को पीछे हटा लेता तो वह मेरी कोख को लजा देता, यानी कि मेरी कोख इससे लज्जित हो जाती। इस तरह हो ना कच्चे, तुम उसकी याद में इस तरह व्यथित ना हो, इस तरह अपने मन को कच्चा मत करो, रो पड़ेंगे और बच्चे। तुम्हें देख करके बच्चे भी, दूसरे भी बच्चे व्यथित हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे और हिम्मत छोड़ देंगे, वो भी आपको देख करके रो पड़ेंगे। इसलिए आप अधीर मत होइए और
क्या रखिए, ताकत रखिए, शक्ति रखिए, मन की शक्ति रखिए। इस प्रकार माँ अपने पति को ढाढ़स बंधाते हुए कह रही है। अब देखिए अगला अंतरा। माँ की इन बातों को सुनकर के पिताजी ने जो उत्तर दिया होगा उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पिताजी कहते हैं प्रत्युत्तर देते हुए, माँ की बात का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, तब पिताजी ने क्या कहा होगा, मैं कहाँ रो रहा हूँ। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कि मैं तो अपना धीरज खो भी नहीं रहा हूँ, मैं रो भी नहीं रहा हूँ। और उन्होंने अपनी आंतरिक वेदना को अंदर ही अंदर दबा करके उसे सहन कर लिया होगा। धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और पिताजी कहते हैं कि मैं रो भी नहीं रहा हूँ, कितना मैं अपने बच्चे का देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा वास्तव में कितना व्यथित होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को कच्चा नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपने बच्चे के लिए धीरज धरूंगा और मैं अपने उसके लिए कभी भी क्रंदन नहीं करूंगा, रोऊंगा नहीं। आगे वाला अंतरा देखिए, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। अब कवि सावन को संदेशवाहक के रूप में संबोधित करते हुए कहता है, ये जो अंतरा है बच्चों, ये कवि कह रहा है सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है। जब बरसात हो रही है तो सावन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे सजे धजे हरियाली से परिपूर्ण सावन, हे मेरे पुण्य पावन, हे मेरी पवित्र पुण्य आत्मा, तुम मौसम के हिसाब से बरस जाओ, तुम बरस लो वे ना बरसे। तुम मौसम के हिसाब से बरस जाओ, क्योंकि सावन है, सावन में बादल बरसते हैं, तो इसलिए तुम बरस लो वे ना बरसे। लेकिन परंतु मेरे पिता की आंखों में मेरे अभाव में आने वाले आंसुओं को अब मत बरसने दो, यानी कि मेरे पिता को अब व्यथित मत करो, उनको मेरी याद ना आए। अपने संदेशवाहक के रूप में तुम मेरे पिता के पास में जाओ और उनको ये संदेशा दे करके कहना कि पांचवें को वे न तरसे, पांचवें पुत्र के लिए वे तरसते हुए इस प्रकार से दुखी ना हो। तुम मेरा संदेशा ले जा करके मेरे पिता को ये देना, मैं मजे में हूँ, सही है, उनको जाकर के ये कहना कि मैं यहाँ पर आराम से हूँ, मैं मजे में हूँ, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, घर नहीं हूँ, बस यही है, बस मुझे एक मात्र यही दुख है कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, अपने परिवारजनों के साथ में नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। तो कवि कहता है, मैं घर तो नहीं हूँ, बस यही एक सोचने की बात है, बाकी मुझे यहाँ किसी बात का कष्ट नहीं है, किंतु बस कहने में तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। किंतु यह बस बड़ा बस है, बस अपने कहते हैं ना बस कि बस बहुत है, यहाँ सब कुछ यहाँ पर है, तो यह बड़ा केवल बस छोटी सी बात है, लेकिन इसके जो प्रभाव है इसके अंदर वो बहुत बड़ा है। इसी एक बस के कारण सब कुछ रसहीन हो गया है, इसी बस से सब कुछ विरस क्या हो जाता है, रसहीन, यानी कि घर से दूर रहना इतना आसान नहीं है, यही मेरे दुख और वेदना का आधार है, और मैं अपने से अलगाव भोग रहा हूँ, यानी कि अपने परिवारजनों से अलगाव को भोग रहा हूँ। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना। अब आगे कवि सावन को ही संबोधित करते हुए ही कह रहा है, किंतु उनसे यह ना कहना, कवि कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता के पास जाकर उनके सामने मेरा जो निराशापूर्ण स्वर है, जो मेरी निराशापूर्ण जो बातें समाई हुई हैं, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, वो निराशापूर्ण बातें मेरे पिता के सामने मत कहना। उन्हें देते धीर रहना, तुम्हें उन्हें केवल मात्र धीरज बनाना है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उन्हें यही बताना कि मैं कारावास में भी अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, काम करता हूँ, कि कहना मैं कारावास में रह करके अपना काम भी कर रहा हूँ, नाम करता हूँ, कि कहना उनको कहना कि मैं कारावास में गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, और जो गांधी जी ने कहा है उन्हीं का किया कर रहा हूँ, काम करता हूँ, कि कहना नाम करता हूँ, कि कहना, और उनको कहना कि मैं नित्य गांधी जी के जो काम बता रखे हैं, जो उन्होंने कह रखा, चरखा चलाना और सेवा पूजा वगैरह करना, वो सारा का सारा काम भी कर रहा हूँ, नाम करता हूँ, कहना, और उनको कहना कि मेरा नाम भी हो रहा है, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ
शोक कहना। मुझे लोग भी मेरे कार्य के प्रति, मेरे व्यवहार के से मुझे लोग भी चाहने लगे हैं। मत करो कुछ शोक कहना, उनको कहना कि मेरे लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वो जो कवि है सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सावन, तुम मेरे प्रति, मेरे पिता को जाकर के ये कहना कि वो मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करें। कवि कहता है कि सावन, तुम जाकर के मेरे पिताजी से कहना, उनको संदेश ये देना कि मैं जेल में रह करके खूब मस्त हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। उनको कहना कि मैं खूब खेलता कूदता हूँ, दुखों को भी अपने आगे से दूर हटाता हूँ, गांधी जी का जो चरखा बता रखा है उसको काटने में व्यस्त रहता हूँ, वजन 70 शेर हो गया है मेरा, जो वजन है वो भी 70 किलो हो गया है, और भोजन ढेर सारा मेरा, और मैं खूब सारा भोजन करता हूँ। आगे कवि कहता है, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहता है कि उनको कभी भी जाकर के मेरे दुखों के बारे में मत बताना, उनको यही कहना कूदता हूँ खेलता हूँ, मैं तो अपना जीवन कारागार में भी इस तरीके से व्यतीत कर रहा हूँ जैसे मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो यहाँ पर कूदता भी हूँ, खेलता भी हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ मैं, और दुखों को अपने पास भी फटकने नहीं देता, और कहना मस्त हूँ मैं। मेरे पिताजी को जाकर ये संदेशा देना कि मैं तो यहाँ पर मस्त हूँ हर तरीके से, यो ना कहना अस्त हूँ मैं। उनसे भूल करके भी ये मत कहना कि मैं जेल में निराश और उदास हूँ, मुझे मेरे घर की, पिताजी की, मुझे मेरे माता की और मेरे भाई बहनों की याद आ रही है। ये जान करके वे दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनको भूल करके भी ये मत कहना कि मैं उनकी याद में त्रस्त हो रखा हूँ या मुझे उनकी याद आ रही है। हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कह ना देना, जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि कहता है, हे सावन, सावधान करते हुए कवि कहता है सावन को कि तुम मेरे पिताजी के पास जाकर ऐसा मत कहना कि मैं यहाँ जेल में उदास सा रहता हूँ। ऐसा ना कहना कि है कि जो वैसा ना कहना, जो वास्तव में तुम्हें दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी जाकर के मत कहना। कहना देना जागता हूँ, ये भी मत कहना कि मैं रात भर उनकी याद में जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, और मैं जागता रहता हूँ, दुख के कारण मुझे वहां नींद नहीं आती, मुझे यहाँ आदमी को देख करके भी भय लगता है। ऐसा कुछ भी जाकर के तुम मत कहना, यानी कि यहाँ की वस्तु स्थिति मेरे पिता को जाकर मत बताना। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। इस अंतरे में देखिए, ये कवि कह रहा है सावन को, कहना देना मौन हूं मैं। कवि कहता है सावन को, तुम उनको जाकर के ये मत कह देना कि मैं बिल्कुल चुप हो गया हूँ उनकी याद में, तो ऐसा मत कहना कि मैं बिल्कुल चुप सा हो गया हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ और मैं स्वयं को भी नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ, मैं मतलब मुझसे ही भाग रहा हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। कवि कहता है उनको ये भी मत बताना कि मैं स्वयं से भाग रहा हूँ, खुद भी नहीं समझ पा रहा कि वास्तव में मेरी पहचान क्या है। देखना कुछ बक ना देना। कवि सावन को संबोधित करते हुए उसको एकदम सावधान सावचेत करते हुए कहता है कि देखो, मेरा बिल्कुल ऐसा सोच समझ करके बोलना मेरे पिताजी के सामने, कुछ भी आए जैसे बक मत देना कि मेरे संबंध में ऐसा मत देना कि भाई उनको तुम्हारी याद आ रही है, उस जिससे उनको संदेह हो जाए और वो मेरी याद में व्यथित हो जाए। इस प्रकार का संदेश कवि किसको कहता है? सावन को कहता है। आगे का आखिरी अंतरा देखिए, हे सजीले हरे सावन। कवि कहता है हे सजीले हरे सावन, हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन, हे मेरे पुण्य पावन सावन, तुम मेरे पिताजी को तुम बरस लो वे ना बरसे। तुम बरस लो क्योंकि श्रावण मास है, तुमको बरसना है, तुम बरस लो वे ना बरसे, मेरे पिताजी मेरे दुख में दुखी ना हो, ये सोच करके पांचवें को वे ना तरसे और वो मेरे लिए ना रोए, यानी कि वो मेरे दुख में ना रोने लगे, अपने पांचवें पुत्र के लिए तन मन से ना तरसने लगे। हे सावन, तुम बरस लो लेकिन मेरे पिताजी को ना आंखें ना बरसने देना, उनकी आंखों को ना बरसने देना। इस प्रकार से बच्चों, ये हमारी कविता हुई है घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी कविता। नई कविता है,
बहुत गद्य में लिखी कविता है, लेकिन जो छंदों का प्रयोग हुआ है वो बहुत सटीक तरीके से किया है कवि ने, और बहुत शानदार कविता है, भावुक कविता है, घर की याद कविता। तो मैंने अपने इस वीडियो में आपको भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी कविता घर की याद की व्याख्या करवाई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।